सुप्रभात छात्रों। कल हमने अकेली कहानी को समाप्त कर दिया था। अब उस पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस अकेली कहानी के यानी कई ऑब्जेक्टिव परीक्षा की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो पहला प्रश्न है, अकेली कहानी की लेखिका डैश डैश है। अकेली कहानी की लेखिका डैश डैश है। पर्याय कीर्ति चौधरी, दूसरा पर्याय मन्नू भंडारी, जया जादवानी, रजनी तिलक। पर्याय सुन लीजिए, कीर्ति चौधरी, मन्नू भंडारी, जया जादवानी, रजनी तिलक। सही पर्याय है मन्नू भंडारी। दूसरा प्रश्न, सोमा बुआ के पति साल में डैश डैश के लिए घर आते हैं। सोमा बुआ के पति साल में डैश डैश के लिए घर आते हैं। पर्याय है 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। पर्याय है 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। पर्याय है 1 महीने के लिए सोमा बुआ के पति घर आते हैं। अगला प्रश्न, सोमा बुआ के डैश डैश की मृत्यु हो गई थी। सोमा बुआ के डैश डैश की मृत्यु हो गई थी। पर्याय है पति, बेटे, भाई, माता। पर्याय है पति, बेटे, भाई, माता। सही पर्याय है बेटे। अगला प्रश्न, अकेली कहानी में डैश डैश अकेली है। अकेली कहानी में डैश डैश अकेली है। पर्याय माँ, राधा, सोमा बुआ और मन्नू। पर्याय है माँ, राधा, सोमा बुआ और मन्नू। सही पर्याय है सोमा बुआ। अगला प्रश्न, समदिन के घर शादी की तैयारी के लिए सोमा बुआ ने डैश डैश बेची। प्रश्न एक बार सुन लीजिए। समदिन के घर शादी की तैयारी के लिए सोमा बुआ ने डैश डैश बेची। पर्याय है तस्वीर, साड़ी, किताब, अंगूठी। पर्याय है तस्वीर, साड़ी, किताब, अंगूठी। सही पर्याय है अंगूठी। अगला प्रश्न, समधी के घर शादी का मुहूर्त डैश डैश बजे का था। समधी के घर शादी का मुहूर्त डैश डैश बजे का था। पर्याय है 3, 4, 5, 6। पर्याय है 3, 4, 5, 6। सही पर्याय उसका 5 बजे। सही पर्याय 5 बजे। अगला प्रश्न, सोमा बुआ के पति डैश डैश थे। सोमा बुआ के पति डैश डैश थे। पर्याय राजा, भिखारी, सन्यासी, मंत्री। पर्याय सुन लीजिए, राजा, सन्यासी, भिखारी, मंत्री। सही पर्याय है सन्यासी। सही पर्याय है सन्यासी। अगला प्रश्न, सोमा बुआ ने थाली में सजाई सारी चीजें अंत में डैश डैश में रखी। अगला प्रश्न, सोमा बुआ ने थाली में सजाई सारी चीजें अंत में डैश डैश में रखी। पर्याय संदूक, जेब, बक्से, अलमारी। पर्याय संदूक, जेब, बक्से, अलमारी। सही पर्याय है संदूक। तो ऐसे छात्रों यानी इस प्रकार यानी इस अकेली कहानी पर 8 प्रश्न, इसमें बीच में ज्यादा भी निकल सकते हैं, लेकिन क्या है ये 8 प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस सत्र में हमने यानी पहला जो विभाग है यह यानी निबंध का जीवन और शिक्षा, सूरदास और विज्ञापन युग ये इस साल के परीक्षा के लिए सिलेबस से हटा दिया है। पहली इकाई में हमने देखा था भगत की गत, फुटपाथ के कलाकार, गौशाला, चारा और सरपंच। तीसरी इकाई पंचलाइट, चिप की दावत और अकेली। चौथी इकाई जो बची हुई है वह संस्कार और भावना एकांकी,
दूसरा जो है रजिया रेखा चित्र, और तीसरा जो है किसान के घर से यात्रा संवाद है। ये तीन ही यूनिट, चौथे यूनिट में 4 जो विभाग है वो 3 विभाग बचे हुए हैं, संस्कार और भावना, रजिया रेखा चित्र, किसान के घर। तो यहाँ यानी इस किताब का नाम जो रखा है साहित्य जगत, इसमें अलग अलग विधाओं का अध्ययन हमें करना है। पहले विभाग में निबंध थे, दूसरे विभाग में व्यंग्य था, तीसरे विभाग में कहानी थी, और साहित्य के अलग अलग हिस्से जो है एकांकी, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, इसका भी अध्ययन के लिए यानी अच्छे ढंग से विवरण कर दिया है। तो हमने कहानियां देखी, व्यंग्य देखे। अब जो है ये संस्कार और भावना जो एकांकी है विष्णु प्रभाकर माजवे जी की, तो उसे हमें देखना है। जिसने यानी विष्णु प्रभाकर माजवे जी ने इसमें क्या लिखा है कि यानी संस्कार और भावना ऐसा नामकरण उसका दे दिया है, संस्कार और भावना ऐसा उन्होंने नामकरण दे दिया है, और ये अच्छे ढंग से यानी मनुष्य के जीवन में किस तरह संस्कार होते हैं इसका मूल्यांकन या इसका चित्रण उन्होंने इस संस्कार और भावना एकांकी में कर दिया है। तो एकांकी विधा क्या है, एकांकी यानी क्या है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। नाटक जो होता है 3 अंकों में खेला जाता है या 3 घंटे तक होता है। एकांकी जो होती है, एकांकी 1 घंटे में पढ़ी जाती है या 1 घंटे में खेली जाती है। इसी कारण यह एकांकी नाटक की छोटी सी विधा है। तो यह एकांकी से भी आपको कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, इसीलिए BOS ने यह एकांकी भी आपको अध्ययन के लिए रखी हुई है। यह पारिवारिक एकांकी है। परिवार के जो संस्कार होते हैं किस तरह वह यानी माँ जो है इसमें परिवार में वह बहुत ही प्रमुख पात्र रखती है। तो वह सोचने लगती है कि हमारे जो संस्कार है कैसे तकलादू बन गए हैं। यानी बेटे उनके जो है वह यानी अलग जाति के लड़की से विवाह करके बाहर रहता है, वह अपना लेके तैयार नहीं होती, लेकिन अंत में बेटे के लिए वह यानी बहू को भी अपना लेती है। तो ऐसे यानी कहाँ तक उसे इन समस्याओं को देने ले जाना है या उस समस्या को कहाँ खत्म करना है, यह बात यानी इस कहानी की प्रमुख नायिका जो माँ के रूप में है वह दिखाई देती है। विष्णु प्रभाकर जी के बारे में थोड़ी जानकारी हम हासिल कर देंगे। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में स्थित जिला मुजफ्फर के मीरापुर गांव में 21 जून 1922 में 12 में हुआ था। यानी मीरापुर जो है यानी उत्तर प्रदेश के ये लेखक माने जाते हैं, और 21 जून और साल जो है 1912 को उनका जन्म हुआ है। उनकी आरंभिक शिक्षा हिसार में मामा के साथ रहते हुए हुआ है। यानी वे मामा के पास हिसार जो है तो वहीं पे रह चुके थे, और वहां से CAB हाई स्कूल से सन 1929 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। यानी मैट्रिक के लिए वे मामा के पास रहे थे। उसके बाद नौकरी करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय से BA हिंदी प्रभाकर एवं पद्मा आदि परीक्षाएं पास की। नौकरी करते 10वीं पास हो गए। इसके बाद उन्होंने यानी नौकरी प्रारंभ कर दी, और नौकरी करते करते उन्होंने पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी है, वे पढ़ाई करते रहे और पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने BA की उपाधि प्राप्त कर दी। विश्वविद्यालय शिक्षा यही समाप्त हो गई। अब उन्हें नौकरी ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। लेखन में उनकी रुचि बचपन से ही थी। उनकी पहली रचना दिवाली के दिन सन 1931 में हिंदी मिलाप में प्रकाशित हुई। अब तक प्रभाकर जी 50 से अधिक उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें उपन्यास, कहानी प्रसंग, नाटक, एकांकी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, जीवनी वाले साहित्य तथा विविध विषय की कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इनके कहानी संग्रह जो है 12 एकांकी, 10 बाजे रात,
ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, प्रकाश और परछाई, मेरे श्रेष्ठ एकांकी, यह कहानी संग्रह, ये एकांकी संग्रह है। तो यानी उनकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ये जो संस्कार और भावना ये एकांकी अध्ययन के लिए रखी है, या उसका नामकरण करते समय उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस एकांकी में संस्कार और भावना में माँ अपने बेटे अविनाश और उनकी बंगाली बहू को समय आने पर स्वयं घर ले आती है। यानी प्रसंग यहाँ ऐसा है कि यानी वह उनका जो बेटा है अविनाश, वह बंगाली लड़की के साथ विवाह करता है, इसी कारण वह उसे अपने घर नहीं लाती। लेकिन अंतिम क्षण वह यानी जब बेटा इतनी बुरी हालत में फंस गया था, उसी तरह उसी समय वह अपने बेटे और बहू को घर ले आती है, क्योंकि वह माँ है। यानी कहाँ तक उसे लेना है, वह समस्या कहाँ समाप्त करनी है, यह उन्हें अच्छी ढंग से पता है। अपनी संतान का दुख नहीं सह सकती, भले ही इससे पूर्व संस्कारों की दास्ता से जकड़े होने के कारण उसे विजातीय कन्या से विवाह करने वाला पुत्र और पुत्रवधू दोनों स्वीकार्य नहीं थे। यानी उनके जो संस्कार है वह संस्कारों में बंधी हुई थी, लेकिन वे संस्कार कहाँ तक ले जाना है यह उन्होंने ताड़ लिया था, और वह अपने बेटे का दुख देखकर दोनों को वह फिर अंत में स्वीकार लेती है। उसे स्वयं ही यह आभास होता है कि संस्कारों की दास्ता सबसे बड़ा शत्रु है, और ऐसा प्रतीत होता है उसका पुत्र ठीक कहता है, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। यानी बेटों का या अपने संतानों का पालन पोषण करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वह अपनी बात बच्चों पर नहीं थोप सकते हैं, वे किसी पर कोई एहसास नहीं करते। आधुनिक समय की यह पीढ़ी है, तो यानी बच्चों का पालन पोषण करना, उस बच्चों पर कोई एहसास जताना नहीं है। अगर वे जन्म नहीं देते तो पालन पोषण करने का कोई समय ही नहीं आता, कोई वक्त ही नहीं देता। अगर उन्होंने उस बच्चों को जन्म दिया है तो उसका पालन पोषण करना उनका कर्तव्य है। कोई एहसास नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं, वे ऋण मुक्त हो, यही उनका परितोष है। उससे इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। जैसे हम देखते हैं कि कई ऋण चुकाने पड़ते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, देश ऋण। तो यानी बच्चों को जन्म देकर वे क्या कर देते हैं, देश ऋण से, राष्ट्र ऋण से वो मुक्त होते हैं। नहीं तो क्या है, ऋण मुक्त हो, यही उनका परितोष है। अधिक मोह है, इसलिए वह पाप है। किसी के भी प्रति अधिक मोह होता है तो वह क्या हो जाता है, यानी पाप बन जाता है, ऐसे मानते हैं। संस्कार और भावना के द्वंद्व से भावना के विजयी होने और संस्कारों के ढहने को आज के भौतिकवादी युग में शुष्क होते जा रहे हैं। संबंधों की आर्द्रता को संजो पाने के लिए एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। जो आज की भौतिकवादी जो दुनिया है, उस दुनिया में हम देखते हैं परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं, और फिर वे दोनों भी यानी नौकरी करने लगते हैं, तो बच्चों अपने माता पिता के पालन पोषण की समस्या उसमें आती है। कौन किसके पास रखे, कौन उनकी देखभाल करे, या उनको कौन अपने पास रखे, यह समस्या आज के भौतिकवादी दुनिया में यानी बढ़ती हुई दिखाई देती है। जिस बच्चों के लिए यानी उन्होंने सब कुछ खो दिया, तो लेकिन यहाँ कहते हैं कि यानी बच्चों को जन्म दिया है, इसी कारण उसका पालन पोषण करना यह माता पिता का कर्तव्य है। कर्तव्य की रस्सी में उन्होंने बांध दिया, इसी कारण वे कोई एहसास नहीं करते, ऐसे कहते हैं। यह आधुनिक सोच हमें दिखाई देती है। तो आधुनिक सोच परिवार में जो आर्द्रता होती है वो समाप्त होती हुई हमें दिखाई देती है, और
फिर उसे इन्हें एक सूत्र में बांध रखने के लिए ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं छटपटाते रहते हैं, लेकिन उसका कोई असर ये भौतिकवादी दुनिया में खिले हुए बच्चों पर कोई असर नहीं दिखाई देता है। तो छात्र, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में इसका एकांकी के बारे में सविस्तर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।